हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे और जो बच्चे क्लास 9, 10th में होंगे उनके लिए ये बेसिक चैप्टर होगा। इसमें वो साइंस के बारे में समझेंगे कि पढ़ते क्यों हैं और क्यों ज़रूरी है साइंस पढ़ना। ठीक है, बस हम आज इतना ही बात करने वाले हैं कि साइंस क्यों ज़रूरी है लाइफ में, क्यों पढ़ना चाहिए और इसका कितना आयाम हो सकता है। 9th 10th के बच्चे क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं, आगे इसका क्या यूजेज है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात कि साइंस होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे देखा जाए तो दुनिया में दो ही तरह के सब्जेक्ट होते हैं, दो ही तरह के, जनरली बेसिक कहा जाए तो दो ही तरह के, एक आध्यात्मिक की ओर होता है और एक साइंटिफिक रीजन की तरफ होता है। आध्यात्मिक उन शास्त्रों को कहा जाता है, आध्यात्मिक कहने का मतलब फिलोसफिकल कहा जाता है, एक तरह से समझिए जिसमें दर्शन हो, जिसमें हम लोग कह सकते हैं जो गॉड से रिलेटेड बात होते हैं उसको आध्यात्मिक कह देते हैं। सीधा बात समझ लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक बात कहने का सेंस है यहाँ पर, साइंटिफिक चीज़ों से तात्पर्य ये है साइंटिफिक चीज़ जिसमें वास्तव में जो साइंस हमको कोई चीज़ दिया, जैसे कोई क्रिएशन हुआ जिसने ह्यूमन बीइंग ने कोई सिचुएशन को, कोई चीज़ को, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इन्वायरमेंट में या फिर हमारे नेचर में पहले से अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ उसका रूप बदला है, अपने यूज के आधार पर उसके रूप में चेंजिंग लाए हैं। चाहे एक स्मार्टफोन हो, चाहे एक छोटा सा पेन हो, चाहे कुछ भी हो, आज जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक, जब तक जितना इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ भी यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी रूप में साइंस का ही देन है। तो अगर साइंस कहा जाए तो साइंस किसको कहा जाएगा, तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स, केमिकल एंड लाइफ। ध्यान रखेंगे, ये स्टडी होता है थिंग्स का, थिंग्स यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ हमको मिलता है। इसके अलावा, थिंग्स के अलावा हम लोग दुनिया में जितने भी नेचुरल फिनोमिनन होते हैं या नेचुरल फिलॉसफी, जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं ना अदृश्य शक्ति, जैसे ऊपर कोई चीज़ फेंका नीचे आ गया, ये कौन सी शक्ति है जो ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, ऐसा कौन सा शक्ति है जो पेड़ के पत्तों को हिला देता, दिखाई तो देता नहीं एयर, तो वो सारे फोर्सेस, जनरली उन सारे फोर्सेस को हम लोग साइंस में रखते हैं। ये कौन सी फोर्सेस है, ये कौन सी शक्तियाँ हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस जो शक्तियाँ हैं, ये सारे के सारे साइंस का ही पार्ट है। तो हम लोग साइंस का अगर बेसिक बात करें तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स, केमिकल्स एंड लाइफ। ध्यान रखेंगे, थिंग्स, केमिकल एंड लाइफ। पहला बात कि थिंग्स में अगर कहा जाए स्टडी ऑफ थिंग्स, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स या नेचुरल फिनोमिनन, ध्यान रखेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स एंड नेचुरल फिनोमिनन को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पुराना नाम नेचुरल फिलॉसफी भी था। फिजिक्स का पुराना नाम क्या था, नेचुरल फिलॉसफी। अगर इसका बात कहा जाए, ऐसे कहा जाता है कि फिजिक्स का बहुत वैज्ञानिक का अलग तरह का देन था, अलग अलग तरह का हम लोग के इंडियन मैथमेटिशियन हुए। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्नत सभ्यता अगर कहीं का रहा है तो सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सबसे बड़ा उन्नत सभ्यता रहा है। और उस सभ्यता में मैथ्स का, साइंस का भरपूर इस्तेमाल करते थे वो लोग का घर का स्ट्रक्चर हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ जो उनके रहन सहन के लायक होते थे, उनका वो भरपूर इस्तेमाल करते, मतलब साइंस को बढ़िया जानते थे। अगर हम लोग पुराने ज़माने में चले और भी जो शास्त्रों के ज़माने में चले, जैसे महाभारत के युद्ध, रामायण के युद्ध, उसमें जो तीर धनुष, ये सब के सब कहीं ना कहीं साइंस से इंस्पायर्ड और साइंस के ही नींव पर रख के बनाया गया हुआ था। हम लोग कह सकते हैं ये सारे के सारे, ऐसा नहीं था कि ये सारे के सारे फेक थे, कुछ ना कुछ रहस्य इसमें ज़रूर था। ठीक है, बात समझते हैं कि साइंस के अगर कहा जाए मॉडर्न युग में कहा जाए तो मॉडर्न युग कहने का सेंस ऐसे समझो कि मॉडर्न युग की शुरुआत बाइबल के बाद ही हुआ है। 2000 साल पहले अगर कहा जाए, यहाँ से 2000 साल पहले तो बाइबल हुआ। बाइबल के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये सब का फॉलो होने लगा। उसके बाद से हम लोग जानते हैं तो 13th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक आया हुआ था, वैज्ञानिक नहीं, ऑब्जर्वर आया था, समझ लेना। वो हर चीज़ में कोई ना कोई गलती निकालता था। ऊपर क्यों जा रहा है, अगर स्लोप है तो इस पर से कोई चीज़ लुढ़क क्यों रहा है, अगर कोई चीज़ हिलता है तो कितना टाइमिंग लगाता है, उसका ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही था और वो बन गया वैज्ञानिक। कहने का सेंस है कि उसने हर चीज़ को, दुनिया में कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमिनन अगर वो हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करता था। ठीक है, बात समझते हैं कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ का अगर कहा जाए, दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में लिखा है वो व्यक्ति है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपने जीवन काल में लगभग 4000 से ऊपर किताब लिखा था।
4000 से, भले ही 2 पेज 3 पेज का किताब लिखा वो बात अलग है, लेकिन 4000 से ऊपर किताब लिखा था। और उसने ऐसा कोई तथ्य नहीं था, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसके ऊपर उसने अपना फिलॉसफी या अपना राय नहीं दिया हो, या कह सकते हैं अपना कंडीशन ना दिया हो। कह सकते हैं कि एरिस्टोटल जो था अपने समय का सबसे बुद्धिमान इंसान था जो धरती पे था। एरिस्टोटल जिस समय था 300 BC 326 BC के आसपास वो था, बहुत पुराना बात है। तो BC में था, बिफोर क्राइस्ट, मतलब यहाँ ईसा मसीह का जन्म से भी बहुत पहले, ठीक है, जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं उससे भी बहुत पहले 300-400 BC में था वो, ठीक है। तो इस तरीके का एरिस्टोटल ऐसा व्यक्ति था जिसको कह सकते हैं कि उस समय के धरती का सबसे महान आदमी था। तो उसके सिद्धांत को चुनौती देने वाला वैज्ञानिक था गैलीलियो गैलीली। तो इसी को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाता है? गैलीलियो गैलीली, ये कहलाता है फादर ऑफ फिजिक्स। ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कहलाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। कुछ आविष्कार नहीं किया हुआ, कुछ आविष्कार नहीं किया, इसने सिर्फ ऑब्जर्व किया हुआ है। दुनिया में कोई घटनाएं कैसे हो रहा है बस उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। दुनिया में कोई सिद्धांत, कोई फार्मूला इसी के आधार पे बना हुआ है, अलग बात है। न्यूटन्स के लॉ भी इसी से प्रभावित होकर बना था। न्यूटन्स का जो लॉ सब बना था, हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 9th क्लास की जो चैप्टर है जिसमें फिजिक्स में से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्सेस स्टार्ट करेंगे, एनर्जी स्टार्ट करेंगे। उस सारे में हम लोग देखेंगे किस तरीके का फोर्स होता था, कौन कौन वैज्ञानिक आविष्कार करता था, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और कहा जाए मॉडर्न फिजिक्स, जो अभी के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का ऐसा बहुत सारा देन है फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स के पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। इन्होंने फार्मूला निकाला था अलग अलग तरीके का, E = mc², जानते होंगे, हम लोग पढ़े होंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं जानते होंगे तो बाद में पढ़ेंगे। जानते अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुने होंगे, ठीक है। इन्हीं का एक कथन था, इन्होंने कहा था हमें भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें गिनती सिखाया। अगर कोई गिनती नहीं होता धरती पर तो हम लोग कोई भी आविष्कार ना कर पाते। तो इसलिए गिनती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धरती पर। अगर कहा जाए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी आविष्कार हुआ है तो उसका श्रेय सिर्फ जाता है सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग को। जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, काउंटिंग, सिर्फ उसी को जाता है। तो बात करें केमिस्ट्री का, तो स्टडी ऑफ मैटर को, है ना, मैटर में कह सकते हैं, मैटर जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बना होता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो 5 तत्वों की चर्चा होता है: अग्नि, वायु, गगन, जल, पृथ्वी। ये 5 चीज़ का चर्चा होता है, ठीक है। और इंग्लिश में कहें या फिर कहा से मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार भी कहें तो 5 तत्वों की मैटर के बारे में चर्चा होता है, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और कंडेंसेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 9th के फिजिक्स में पहला चैप्टर मैटर के बारे में ही पढ़ना है। हम लोग को पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में ही पढ़ना है। और ऐसे समझना कि ये केमिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक के वर्ड काइमा से आया हुआ है। काइमा का मीन्स होता है केमिकल्स। इजिप्शियन लोग थे वो लोग केमिकल्स का बड़ी इस्तेमाल करते थे मम्मीफिकेशन के लिए। वो लोग केमिकल, मम्मीफिकेशन समझ में आता है कि किसी भी मरे हुए शरीर को बचा के रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? मम्मीफिकेशन कैसे होता है? तो कोई भी मरा हुआ शरीर है तो उससे क्या किया जाता है? इंटरनल ऑर्गन निकाल दिया जाता है और उसको इस तरीक़ा से उसको एक ऐसा सिस्टम से उसको उस केमिकल में लपेटा जाता है कि उसके अंदर में ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसके शरीर में सड़न ना हो, और सालों साल उस मम्मी को बचाया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्शियन ऐसा इसलिए करते थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि कोई फ्यूचर में कभी उसके राजा महाराजा को जिंदा किया जा सकता है, या फिर ऐसी उनकी धार्मिक मान्यता था जिसके कारण वो मम्मीफिकेशन करते थे। और सबसे ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल वो इजिप्शियन लोग ही करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर। हम लोग इसी में पढ़ेंगे, एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में भी इसी में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इनके आविष्कार बहुत सारे हैं, केमिकल हैं, ठीक है। अगर इसके फादर का बात किया जाए तो एरिस्टोटल इसमें भी अपना राय दिया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि एरिस्टोटल नहीं दिया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स या फिजिक्स के बहुत सारे ऐसा तथ्य हैं जिसमें एरिस्टोटल का तथ्य सब आता है। एरिस्टोटल ने राय दिया, अपने इंडियन मैथमेटिशियन, इंडियन केमिस्ट सब राय दिए हुए हैं, जिसमें से महर्षि कनाद है, बहुत सारे ऋषि का नाम आएगा, मतलब अलग अलग ऋषियों मुनियों का नाम आता है, जो अलग अलग तरीक़ा के केमिकल्स के बारे में लोगों को अवगत करवाते थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसके फादर का नाम था एंटोनियो लेविजर।
इसका नाम क्या था? एंटोन कहा जाता है, एंटोन कहा जाता है, लेविसियर कहा जाता है, लेकिन हम लोग याद करेंगे एंटोनियो लेवोजियर। ठीक है, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टडी ऑफ मैटर क्या कहलाता था? केमिस्ट्री कहलाता है। और इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला है, हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, कि बायोलॉजी क्या होता है। तो अगर बात करें हम लोग बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। बायोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है, बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। या फिर कह सकते हैं लॉजी जिस चीज़ में लगा रहेगा वो किसी ना किसी स्टडी, किसी ना किसी साइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, चाहे जूलॉजी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, जियोलॉजी हो, कोई भी ऐसा लॉजी जिसमें लगा रहे, ये लॉजी शब्द जिसमें लगा रहता है वो स्टडी ही होता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसमें लॉजी लगा हो स्टडी या साइंस से रिलेटेड होता है। तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ होता है। और लाइफ किसका स्टडी करेगा? तो ऐसा नहीं कि लाइफ का एक स्टडी ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि जीवन शांति से जीना चाहिए, गौतम बुद्ध वाला विचारधारा भी एक स्टडी ऑफ लाइफ ही है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, उसको नहीं कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, उसके अंदर श्वसन कैसे होता है ना, एक्सहेल मतलब इनहेल कैसे करता है, एक्सहेल कैसे करता है, खाता क्या है, एक्सक्रिएशन क्या है, प्लांट कैसे अपना ग्रो करता है, ठीक है, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को प्लांट कैसे बढ़ाता है, इन सब तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें? बायोलॉजी में। और इसी प्लांट्स के जैसा है एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में जनरली हम लोग प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जो जैसे मछली, समुद्री जीव कैसे रहते हैं, है ना, धरती पर के जीव कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसका बात कहा जाए तो आज भी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे कि ये सब क्या थे और इनके क्या क्या कारण थे और ये किन किन चीज़ों के बारे में बताया। ये बेसिक जानकारी था कि साइंस क्या है। अगर हम बात करें इनके यूजेज का तो इसका यूजेज बहुत है, विस्तार है। आज संसार का हर चीज़ किसी न किसी तरीक़ा से साइंस और टेक्नोलॉजी इस पर आश्रित है। चाहे एक छोटा सा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी, बड़ा से बड़ा जहाज हो, ट्रेन हो, है ना, शिप हो, कोई भी हो, हर चीज़ किसी न किसी रूप में वो टेक्नोलॉजी पर आश्रित है, या कह सकते हैं साइंस पर आश्रित है। अगर साइंस नहीं होगा तो इन सब चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ तक कि युद्ध और जो हम लोग कहते हैं युद्ध जो होता है, वॉर जो हो रहा है एक दूसरे देश से दूसरे देश, उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, या बहुत बड़ा योगदान है, कह सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आज के समय का युद्ध जीतना नामुमकिन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ था, फिलिस्तीन को गर्दा उड़ा के मारा इजराइल। क्यों मारा? कारण था कि भाई इजराइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के मार दिया। आबादी नहीं है, फिर भी उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है कि आबादी की आबादी उड़ा दिया। समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आज कितना भयंकर चीज़ है। इसी के तथ्य पर एक फिलोसफर या कह सकते हैं एक ड्रामेटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि साइंस सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड क्रिएट 10 अदर। तो हम लोग समझ सकते हैं साइंस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो 10 क्रिएट कर देता है। जैसे अगर मान ले साइंस का देन बाइक है, तो बाइक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो 10 को नया जन्म कर देता है। तो उसी तरह अगर हम लोग समझना चाहें तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज का जो मॉडर्न युग है इसको बिना साइंस को इमेजिन नहीं किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं इन द फ्यूचर कभी भी साइंस के बिना युग का निर्माण नहीं हो सकता है। आज कोरोना का मार जो चल रहा है, उस कोरोना के मार में भी हमारे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जितना भी वैक्सीन बनेगा, जितना भी दवाई बनेगा, वो किसी न किसी रूप में साइंस का ही देन होगा, साइंस टेक्नोलॉजी का ही देन होगा। ठीक है, इसी से हम लोग का मेडिसिन भी तैयार होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग क्लास 9th के जो साइंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके वीडियो को भी अपलोड करेंगे और आप जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है।